नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ सभी भर्तियों से संबंधित जो भी बातें होती हैं, किस भर्ती में क्या नया चीज़ चल रहा है, कौन सी नई भर्ती आई है, सब के बारे में मैं हमेशा आपको अपडेट कराता रहता हूं। और लेखपाल, सुपर टेट और रेलवे एनटीपीसी का हमारे यहाँ जेल वार्डन का बैच चल रहा है, तो विद्यार्थी जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जाकर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके जीके जीएस के सेक्शन में। इसके पहले मैंने काफ़ी पार्ट पढ़ा चुका हूं मैं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत से संबंधित चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, और बहुत कम पीरियड में कम से कम 100 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मध्यकालीन भारत कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आइए देखें क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे और क्या हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा रेगुलर पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको वही पढ़ाता हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। भारत पर अरबों के आक्रमण की बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के ही नेतृत्व में सबसे पहले आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय पे किसका सिंध पर शासन था? दाहिर का। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो जो अरब वासी आए जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। आइए पहले इनके देखते हैं, महमूद गजनी के बारे में बात करते हैं। 932 ईस्वी में अलफ्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना किया जिसकी राजधानी गजनी थी। ठीक है। अलफ्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरीतिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का संस्थापक जयपाल शासन कर रहा था। ठीक है। अलफ्तगीन का गुलाम, देखिए, अलफ्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। तो सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में बैठा था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी, जो कि काफ़ी फेमस हुआ, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल में खुरासान का शासक। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। ठीक है। तो इसको यमीन उद दौला अगर कहा जाए तो महमूद गजनी को ही उपाधि मिली थी और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि मिली थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कीवर्ड है हमारा, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत को कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध में आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रम है जो कि आपको ध्यान देने हैं। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड्स हमारा क्या इंपॉर्टेंट। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में हुआ था।
इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख, देखिए ये इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। काफ़ी फेमस था ये। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि सौराष्ट्र में था। ठीक है, और 20 लाख की संपत्ति, दिनार की संपत्ति इसके हाथ में लगी थी। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, अंतिम में जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। आगे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी जो था, सबसे पहले इसने ही सुल्तान की जो है वो क्या नाम है, शासक जो था, इसकी उपाधि इसने धारण की थी। महमूद की सेना में सेवद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु के बाद 1030 में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हुई। अलबर्नी, फिरदौसी, उदबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबर्नी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। ठीक है, ये महमूद गजनी थे। अब मोहम्मद गौरी के बारे में बात कर लें। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, और मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध देख भी लीजिए, जो है क्या क्या युद्ध थे, उनसे संबंधित क्या क्या परिणाम थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, इसमें गौरी विजयी हो गए थे। और चंदावर का युद्ध 1194 में, इसमें गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, गौरी विजयी हो गए थे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गए थे। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। देखिए, इनकी हत्या हुई थी 15 मार्च सन 1206 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई थी। और तब शुरू होता है यहाँ से हम लोगों का गुलाम वंश। तो आइए देखिए गुलाम वंश के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्या कीवर्ड्स हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। इसने अपनी राजधानी उस समय लाहौर में बनाई थी, जो अब करंट में पंजाब में चली गई है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार जो बना हुआ है उसकी नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, मगर इसको जो है इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, चांदी का टगा, तांबा का जीतल, एकता पड़ाली चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान देखिए ये आपका चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके बाद देखिए सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का इसने दमन भी किया था। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ये पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का लाखों को का दान कर देने वाला भी नाम था।
लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ठीक है। ऐबक की जो मृत्यु हुई, देखिए ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, चौगान खेलते हुए। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक ही शासन किया। इसका उत्तराधिकारी आराम शाह था और इसने 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण करके दिल्ली ए कोना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म की सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी। ठीक है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोजी गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन में उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने कि शासन की बागडोर संभाली। तो प्रथम मुस्लिम महिला रजिया बेगम थी जिसने कि शासन की बागडोर संभाली। और ये देखिए मंगोल के बारे में। मंगोल कौन थे, थोड़ा सा जान लीजिए। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हें कबीलों में से 1163 ईस्वी में तैमूचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित द क्विस्ट दोनों पुकारा गया है। इसका पिता एसुगाई बहादुर था। तो ये था चंगेज खां से रिलेटेड बातें जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है। आइए देखें रजिया के बारे में थोड़ा सा। रजिया बेगम के बारे में। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इसने शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। तो इनकी भी हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास की गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना राजा। तो बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह के सुल्तान को पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है। तो टोपी सीकर कौन अपना जीवन निर्वाह करता था? नासरुद्दीन महमूद। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है। आगे देखिए
तुर्कान ने चिहलगामी का विनाश बलबन ने किया। बलबन ने 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। ठीक है, नवरोज उत्सव किसने शुरुआत कराया था? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है, तो ये रहा जो है गुलाम वंश से संबंधित जितने भी लोग आए गए राजा, उनके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको वन लाइनर फटाफट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बताए आपको। इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए मगर पढ़ लीजिए। और इसमें से 1 नंबर आपका पक्का है जो कि रेगुलर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये बात पहुँचे। ठीक है, आगे हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे और खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। इस तरीके से सबके बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आइए चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।